Good afternoon. गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर एक बार ऑनलाइन बच्चों बता दो। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था टॉपिक बताना मुझे एक बार। डिफरेंस तक कर लिया था आई थिंक, है ना। चलो सेक्शन नंबर 53 करने जा रहे हैं अपन। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। ठीक है, ये लेने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर है हमारा 53। अच्छा, सबसेल क्या होती है, प्लेज क्या होता है वो समझो पहले। ए ने गुड्स बेचे बी को। ए है तुम्हारा सेलर, बी है बायर, और इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, सेल। ठीक है, बी ने गुड्स आगे बेच दिए सी को, तो इस बाद वाली सेल के लिए वर्ड यूज़ होता है सब सेल। ठीक है, तो ये जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब बताया मैंने आपको। या फिर बी ने ये गुड्स किसी और के पास क्या रख दिए, प्लेज पे रख दिए, सपोज करो डी के पास। तो जो अनपेड सेलर है, अगर मान लो इसको पैसे नहीं मिले तो ये क्या बन गया हमारा, अनपेड सेलर है। इसके जो दो राइट होते हैं, कौन कौन से, राइट ऑफ लिया एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों राइट अभी भी अनपेड सेलर को मिलेंगे। हमने क्या बोला, अगर बायर गुड्स को आगे किसी और को बेच देता है, सब सेल कर देता है, या किसी और के पास क्या रख देता है, गिरवी रख देता है, तो अनपेड सेलर के राइट ऑफ लिया एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स दीज राइट्स विल बी स्टिल अवेलेबल टू अनपेड सेलर। क्या लिखा हुआ है, अब यहां से पढ़ो एक बार। बायर ने क्या किया, गुड्स को क्या किया, सबसेल या प्लेज, गुड्स टू द, सॉरी, बायर हैज मेड सबसेल और प्लेज ऑफ दी गुड्स। तो अनपेड सेलर के जो दो राइट थे, कौन से, लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इन पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। मतलब दीज राइट्स विल नाउ ऑल्सो बी अवेलेबल टू द अनपेड सेलर। वो उसे अभी भी मिलेंगे। दो सिनेरियो हैं जब अनपेड सेलर के ये राइट खत्म हो जाते हैं। दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट विल कम टू एन एंड। कौन कौन से, पहला, अनपेड सेलर ने खुद ने सबसेल या प्लेज के लिए हाँ भरी थी, और दूसरा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसको ट्रांसफर हो गए थे, बायर को, और बायर ने किसको ट्रांसफर कर दिए, बोनाफाइड परचेजर को। तो फिर अनपेड सेलर के राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट विल कम टू एन एंड। यहाँ तक समझ आएगा, ये बताओ। ठीक है, हमने क्या बोला, दोबारा सुनो। सेक्शन 53 कहता है बायर गुड्स को आगे सब सेल करे या किसी और के पास प्लेज पे रखे। अनपेड सेलर के राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। दीज राइट विल बी स्टिल अवेलेबल टू द अनपेड सेलर। ठीक है, दो सिचुएशन में इसके ये दोनों राइट खत्म हो जाएंगे। पहला, उसने खुद ने सब सेल या प्लेज के लिए हाँ भरी है, असेंट दे दी है, और दूसरा क्या कहता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसको दिए, बायर को। बायर ने आगे किसको ट्रांसफर कर दिया, द सेल विल बी वैलिड। अब यही चीज़ एक बार देखो, आपको लैंग्वेज यहाँ से करनी है पीडीएफ से, ये वाली बुक से करोगे डिफ़िकल्ट लगेगी। तो एक बार एग्जाम्पल ज़रूर कराऊंगी आपकी बुक का। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। सेक्शन नंबर क्या चल रहा है, 53। राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट नॉट इफेक्टेड बाय बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट। ये लिखा हुआ है। खैर, हमें थ्योरी कहाँ से लेनी है, पीडीएफ से। दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ राइट पे फर्क पड़ता है। कौन कौन से, सेलर हैज असेंटेड टू द सेल, मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशन, खुद ने हाँ भर दी है,
और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसको दे दिए गए थे? बायर को, और बायर ने किसको ट्रांसफर कर दिए? बोनाफाइड परचेजर को। देन द सेल विल बी वैलिड, दैट मीन्स अनपेड सेलर के दोनों राइट खत्म हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल नंबर 8 एक्सप्लेन करना है मुझे आपको। कल को केस स्टडी बन के आ जाए तो आपको आना चाहिए, पर कैसे देंगे वो देखो एक बार। ए ने गुड्स बेचे बी को, बी ने ए को पैसे नहीं दिए, ये है हमारा अनपेड सेलर, ठीक है। अब बी ने ए से बोला कि मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब मैं कस्टमर को आगे गुड्स बेचूंगा, कस्टमर से पैसे मुझे मिलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें पे करूंगा। समझ आ रही बात? बी ने ए को एग्री करवा लिया कि भाई तुमसे जो गुड्स खरीद रहा हूँ वो आगे कस्टमर को बेचूंगा, कस्टमर से जो पैसे आएंगे उनसे क्या करूँगी मैं? तुम्हारा पेमेंट करूँगा। ए ने बोला भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए हैज़ असेंटेड टू दिस सब सेल और प्लेज, ठीक है। अब क्या हुआ? कस्टमर ने तो बी को पैसे दे दिए, लेकिन बी ने ए को पैसे नहीं दिए। अब ए हमारा यूज़ करना चाहता है राइट ऑफ ली एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, एक्सेप्शन नंबर 1। अब आप ये पढ़ के देख लो बेटा एक बार। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सेल कार्टन इन पोजीशन ऑफ वार फिंगर टू बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स बेचने के लिए किसके साथ? बी के साथ, और एग्री किया बी के साथ दैट प्राइस विल बी पेड टू ए फ्रॉम द सेल प्रोसीडर रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। बी ने गुड्स बेच दिया आगे किसको? सी को। सी ने तो पेमेंट कर दिया बी को, बट बी ने पेमेंट नहीं किया ए को। ए वॉन्टेड टू एक्सरसाइज राइट ऑफ ली एंड ऑर्डर द वॉर फिंगर टू मेक नॉट टू मेक डिलीवरी ऑफ गुड्स टू सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया? हियर द सेलर हैज असेंटेड टू द रीसेल ऑफ द गुड्स, एज अ रिजल्ट हिज राइट ऑफ ली एंड इज डिफीटेड। अब नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? बताओ मुझे पहला एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो कैसे पूछा जा सकता है? इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। अब केस स्टडी किस तरीके से आ सकती है? आईसीआई के पीछे बैक साइड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे जाओ। इसमें क्वेश्चन लास्ट जो आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। जे ने एक मशीन बेची किसको? के को, और एक चेक दिया फॉर पेमेंट। चेक वॉज डिसऑनर्ड। जे हैंडेड ओवर डिलीवरी ऑर्डर टू के। जे है हमारा सेलर, के है हमारा बायर, और चेक हो गया डिसऑनर, तो जे बन गया अनपेड सेलर, ठीक है। अनपेड सेलर है हमारा जे, ठीक है। और जे ने क्या किया है? डिलीवरी ऑर्डर दे दिया के को। डिलीवरी ऑर्डर क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसको दे दिए? बायर को। बायर ने इसके बेसिस पे सेल कर दी किसको? बोनाफाइड परचेजर को। अनपेड सेलर अब आपका राइट ऑफ लियान यूज करना चाहता है, कर सकता है क्या? नो, इट विल गेट डिफीटेड। एक्सेप्शन नंबर 2। समझ आई बात की नहीं है? बताओ। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, एक बार देख लेना। और मैंने आपको पूरा टॉपिक कराया है, सेक्शन नंबर 53। हाँ, नेक्स्ट आ रहा है आपका राइट ऑफ रीसेल। सेक्शन नंबर 54 पे आ गए अपन। हमने स्टार्ट किया था राइट ऑफ लियन से 47 से 49, स्टॉपेज इन ट्रांजिट 50 से 52, ठीक है। 53 में आया हमारा सब सेल और प्लेज वाला। अब चल रहा है हमारा राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल के 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कहता है हमारा कि अगर हमारे गुड्स कैसे हैं? पेरिशेबल, तो आपको नो नीड टू गिव द नोटिस, क्योंकि बेटा जब तक नोटिस देंगे गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हार्डली पीरियड कितना होता है? 2 से 3 दिन। नोटिस देंगे तब तक तो हमारे गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सेलर कैन सेल द गुड्स इवन विदाउट गिविंग नोटिस। दूसरा केस किसका है? जब हमारे गुड्स पेरिशेबल नहीं है, ड्यूरेबल है,
उन गुड्स को अगर सेलर बेचना चाहता है तो उसे पहले नोटिस देना पड़ता है किसको, बायर को, कि भाई तेरे गुड्स ले जा वरना मैं किसी और को बेचूंगा। अगर नोटिस देने के बाद भी रीजनेबल टाइम तक बायर उन गुड्स को नहीं लेता तो फिर क्या किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा कि भाई वो आगे अनपेड सेलर है, वो आगे गुड्स किसी और को बेच देगा। समझ आई चीज़ की नहीं आई बताओ। तो यहाँ पर क्या है, नोटिस देना किसके लिए फ़ायदेमंद है, सेलर के लिए। रीसेल पे ज़रूरी नहीं है बेटा कि 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिके। इन केस ऑफ रीसेल हो सकता है 10 की चीज़ 12 में बिक जाए और या फिर 10 की चीज़ 8 में बिके। देयर कैन बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा और लॉस है तो क्या होगा, दो सिनेरियो है। इफेक्ट ऑफ रीसेल, नोटिस दे रखा है, नोटिस नहीं दिया। अगर नोटिस दे रखा है तो नोटिस देना सेलर के लिए फ़ायदेमंद, प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी। कैसे, 10 रुपये की चीज़ बिकी कितने में, 12 में, प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। ये प्रॉफिट सेलर अपने पास रख सकता है, क्यों, क्योंकि इसने नोटिस दे दिया था। 10 रुपये की चीज़ बिकी कितने में, 8 रुपये में, 2 रुपये बायर से मांग सकता है, क्यों, इसने नोटिस दे दिया था। अगर नोटिस नहीं दिया होता तो क्या होता, 10 की चीज़ अगर 12 में बिकती, 2 रुपये अपने पास नहीं रख सकता, बायर को वापस करना पड़ता, क्यों, क्योंकि नोटिस नहीं दिया था। और 10 की चीज़ अगर 8 में बिकती तो ये 2 रुपये बायर से मांग नहीं पाता, क्यों, क्योंकि इसने नोटिस नहीं दिया था। समझ आ गई चीज़। मैंने क्या बोला, नोटिस देना सेलर के लिए फ़ायदेमंद है। नोटिस देगा तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, उल्टा, एंड वाइस वर्सा। मतलब नोटिस नहीं दिया तो प्रॉफिट तो वापस करना पड़ेगा बायर को और लॉस खुद को झेलना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। चलो, नेमो दैट कुड नॉट हैबिट पढ़ा था, उसके अंदर अनपेड सेलर आया था। तो हमने क्या बोला था, सेलर ने क्या यूज़ किया, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, फिर भी पैसे नहीं मिले, गुड्स को आगे बेचेगा, खरीदने वाला कौन, बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड, सेल विल बी वैलिड। तो अब वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। अब देखो आप ये पढ़ के, नेमो दैट का एक्सेप्शन लिखा है यहाँ पे। अनपेड सेलर ने राइट ऑफ लियन यूज़ किया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज़ किया, पैसे नहीं मिले, क्या करेगा गुड्स को आगे, रीसेल, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। सेलर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल। सेलर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल। इस बार सेलर ने गुड्स बेचे, उस समय क्या बोला कि भाई अगर तुम गुड्स लेने नहीं आए तो मैं किसी और को बेचूंगा। ही हैज एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल। गुड्स को बेचते समय उसने क्या कह दिया था कि भाई तुम नहीं आए तो मैं किसी और को बेचूंगा। अब बार बार नोटिस थोड़ी ना देंगे, क्या मानेंगे, पहले से नोटिस दिया हुआ है। सेलर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व राइट ऑफ रीसेल, सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस, ये माना जाएगा नोटिस पहले से दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी। क्लियर है क्या बताओ। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू बायर। चार्ट याद करो, चार्ट पढ़ा था इस यूनिट की स्टार्टिंग में, दो तरीके से डिवाइड किया था, अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स वाले दो तरीके से थे, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई। तो 3 राइट तो दोनों में कॉमन थे, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल। लेकिन जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी एक राइट एक्स्ट्रा आ रहा था, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स कब मिलता था, व्हेन प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफर टू द बायर। प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू बायर, एडिशनल राइट मिलता है क्या, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी को रोकने का राइट है, राइट ऑफ लियन से मिलता जुलता है, इज दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज क्वेसी लियन, इट रिजेंबल्स अ राइट ऑफ लियन। क्वेसी का मतलब क्या था, रिजेंबल करना। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको मीनिंग बताया था, क्वेसी मतलब रिजेंबल करना, राइट ऑफ लियन से मिलता जुलता है, दैट्स वाई नोन एज क्वेसी लियन। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। राइट ऑफ लियन से मिलता जुलता है इसलिए क्वेसी लियन बोलते हैं। प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हुई नहीं है, एक एक्स्ट्रा राइट मिलता था, चार्ट में लिखा हुआ था, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये राइट ऑफ लियन से मिलता जुलता है, दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज क्वेसी लियन।
सेक्शन नंबर 54 में 5 पॉइंट थे, दोबारा रिवाइज करवानी हूँ। पहला पॉइंट क्या कहता है? पेरिशेबल है, बिना नोटिस के बेच दो। दूसरा, पेरिशेबल नहीं है, सेलर की ड्यूटी है नोटिस दो रीसेल का बायर को, फिर भी बायर रीजनेबल टाइम में नहीं लेता तो बेच दो। नोटिस दे के रीसेल करना सेलर के लिए फ़ायदेमंद है। नोटिस दे रखा है तो प्रॉफिट तो सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ा अपन ने? सेलर ने राइट ऑफ लियन यूज़ किया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज़ किया, फिर भी पैसे नहीं मिले, क्या करेगा गुड्स को आगे? रीसेल, ठीक है। एंड बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने? सेलर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व राइट ऑफ रीसेल, अब दोबारा नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। लॉस तो, प्रॉफिट तो होगा सेलर का, लॉस की रिकवरी बायर से हो जाएगी। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, एक एक्स्ट्रा राइट मिलता है, क्या नाम है? राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। राइट ऑफ लियन से मिलता जुलता है, ऑल्सो नोन एज क्वेसी लियन। क्लियर है क्या बताओ? अब एक बार ICI से देख लो। राइट ऑफ रीसेल, सेक्शन नंबर 54। राइट ऑफ रीसेल इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू द अनपेड सेलर। क्या क्या चीज़ें हैं, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो राइट ऑफ रीसेल मिलेगा। पहला, द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, बायर को नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा, नोटिस दे दिया बायर को ऑफ इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, ठीक है। नोटिस मिलने के बाद भी बायर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करता, अब क्या कर सकते हो आप? रीसेल। ऑन रीसेल ऑफ गुड्स सेलर इज एंटाइटल्ड, क्या? प्रॉफिट हुआ तो अपने पास रख लेगा, डैमेजेस हुए तो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस रिकवर कर लेगा। मैंने इसी चीज़ को काफ़ी सिंप्लीफाई करके दिया है आपके PDF में। और ये राइट लेकिन उसे कब मिलेगा? जब वो नोटिस दे देगा, लिखा हुआ है देखो। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट सेलर कैन रिकवर द डैमेजेस, रिटेन द प्रॉफिट ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड आफ्टर गिविंग द नोटिस। अगर गुड्स को आपने बेच दिया बिना नोटिस दिए तो क्या होगा? सेलर जो है लॉस की रिकवरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉफिट कमाया तो वो वापस करो, उल्टा कर दो उसका। लिख सकते हो, लैंग्वेज फॉर्म में ले लेना, बस चार्ट में नहीं लिख देना। वो इसीलिए तो दी है कि अगर आपको ये याद ना हो तो आप वहाँ से ले लो। भाई सबका इंटेंशन मेरिट में आना नहीं होता, एक होता है कि भाई मेरिट में आने का इरादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं। वहाँ तो अपन ICI क्या करते हैं, जहाँ तक हो सके फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज अपन क्या कर सकते हैं? PDF की लैंग्वेज ले लो, अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज ऐड ऑन करके आप लिख लो, ठीक है। दूसरा तरीका यही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अनपेड सेलर, राइट ऑफ लियन यूज़ किया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज़ किया, पैसे नहीं मिले, क्या करेगा आगे? रीसेल करेगा, और रीसेल करेगा तो बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। नेमो दैट का एक्सेप्शन, रीसेल बाय द सेलर वेयर अ राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब क्या हुआ? एक्सप्रेसली एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? सेलर और बायर के बीच में, कि अगर बायर क्या करेगा? डिफॉल्ट, तो सेलर क्या कर सकता है? गुड्स को आगे बेच सकता है, ठीक है। इस केस में क्या है? ये माना जाएगा सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया, अब बायर डिफॉल्ट करे तो ये गुड्स को आगे बेच सकता है। इट मे बी नोटेड दैट इन सच केस सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ रीसेल, क्या माना जाएगा? नोटिस पहले से ही दिया हुआ है। प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू बायर, एक एडिशनल राइट मिलेगा, क्या मिलेगा? राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। राइट ऑफ लियन से मिलता जुलता है, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज पैसे लियन। समझ आई चीज़ कि नहीं आई बताओ मुझे? हमने क्या कवर किया अभी? राइट ऑफ रीसेल, सेक्शन नंबर 54। फिफ्थ पॉइंट यही कहता है प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप गुड्स की बायर को पास नहीं हुई थी, तो आपने चार्ट में पढ़ा था एक एक्स्ट्रा राइट का नाम आ रहा था,
राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी को रोकने का राइट। ये राइट ऑफ लियन से मिलता जुलता नहीं है क्या, बताओ? राइट ऑफ लियन में पोजीशन रोक रहे हो, यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी रोक रहे हो, मिलता जुलता है तो क्या वर्ड यूज कर दिया, क्वेसी लियन। ठीक है, अगेंस्ट गुड्स वाले राइट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम कौन से राइट ले रहे हैं, अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट बायर क्या क्या राइट मिलेंगे, पहले तो मैं इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, उसके बाद में अपन को यहाँ पर आईसीआई से भी लेना पड़ेगा। क्या चीज़ें आ रही है देखो, अनपेड सेलर इस बार केस फाइल करेगा किसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट, क्योंकि ये राइट्स कौन से, पर्सनल राइट्स हैं, अगेंस्ट बायर वाले राइट्स हैं, सब में क्या होगा, केस फाइल होगा। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, स्यू फॉर प्राइस। अनपेड सेलर को पैसे नहीं मिले, केस फाइल करेगा बायर पे, क्या, गिव मी पेमेंट, गिव मी प्राइस, ही विल स्यू फॉर प्राइस। दूसरा, अनपेड सेलर केस फाइल कर रहा है कि तुमने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स प्लस चार्जेस ऑफ केयर एंड कस्टडी, प्लस चार्जेस ऑफ केयर एंड कस्टडी। तीसरा, अनपेड सेलर कहता है कि तुमने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बिफोर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे डैमेजेस दे दो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 39। सही है कि नहीं है बताओ? चौथा क्या कहता है कि भाई मुझे पेमेंट मिल जाना चाहिए था 1 मार्च को, 1 अप्रैल तक नहीं मिला, तो क्या बोलेंगे कि भाई 1 महीना मेरा पैसा फंसा रहा ना, क्या दो, ब्याज दो। कब मिलता है इंटरेस्ट, जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो कब मिलेगा, व्हेन ही नोटिफाइज द बायर, जब आप बायर को बताओगे। किस रेट पे मिलेगा, जो कोर्ट को सही लगे। 3 चीज़ें बोली मैंने, दोबारा सुनो। इंटरेस्ट कब मिलता है, जब एग्रीमेंट में लिखा हो, स्पेसिफिक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कब मिलेगा, व्हेन यू विल नोटिफाई द बायर, जब आप बायर को बताओगे। और तीसरा केस क्या कहता है, किस रेट पे मिलेगा, जो कोर्ट को सही लगे, एट द डेट विच द कोर्ट डीम्स फिट, जो कोर्ट को सही लगे। तो ये हमने यहाँ से पढ़ा है। अब अपन इसे कहाँ से लेंगे, आईसीआई से। थर्ड पॉइंट बोलता है कि बिफोर ड्यू डेट बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, एंटीसिपेटरी ब्रीच, रेपुडिएशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर ड्यू डेट बायर ने कर दिया एंटीसिपेटरी ब्रीच, आप क्या मांग रहे हो, डैमेजेस। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के पास 2 राइट्स थे, अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट बायर वाले राइट्स जो हैं वो कैसे हैं, पर्सनल राइट्स हैं। क्यों, सबके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, बायर पे केस, जस्ट इन पर्सोना, मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। आपको सिर्फ बायर के अगेंस्ट राइट मिल रहा है, आप सब में क्या कर सकते हो, सिर्फ केस फाइल। ठीक है, क्या लिख के आ रहा है देखो, स्यू फॉर प्राइस। स्यू फॉर प्राइस में मैंने तो सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, अनपेड सेलर है, पैसे मिले नहीं है, बायर पे केस फाइल करता है कि मुझे मेरे पैसे दो, स्यू फॉर प्राइस। अब यहाँ पे थोड़ी लीगल लैंग्वेज है, पर याद भी करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि केस स्टडी में यूज़ आएगी। मैं कोशिश करती हूँ आपको याद कराने की। 2 पॉइंट में डिवाइड किया। पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। 2 अलग अलग सिनेरियो आ गए। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस और निग्लेक्ट टू पे फॉर द गुड्स। यहाँ पे भी आ रही होगी सेम चीज़, बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे फॉर द प्राइस, यही चीज़ है। अब क्या दे रखा है, सेलर में स्यू फॉर द प्राइस आ रहा होगा दोनों में, सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस, सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस। मेन डिफरेंस क्या है, पहले पॉइंट में ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है, दूसरे पॉइंट में ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अब आप पहला पॉइंट पूरा कंप्लीटली पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है, बायर गलत तरीके से पैसे देने से मना कर रहा है, सेलर केस फाइल कर रहा है स्यू फॉर प्राइस, यही है ना। दूसरा केस क्या कहता है हमारा, इस बार एक स्टेटमेंट आ रहा है, ये स्टेटमेंट अच्छे से करना है, कौन सा है देखो,
प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा रही हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा ए और बी के बीच में, 1 मार्च को हुआ है। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 मार्च को, और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10 मार्च को ए हमारा गुड्स के लिए क्या करेगा, पेमेंट करेगा, और 15 मार्च को बी जो है वो गुड्स की क्या देगा, डिलीवरी देगा। पहले तो ये चीज़ बताओ, इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल है? आपने बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे कि आज के दिन जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों काम होने हैं फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी है ना? ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, यस और नो? आपको 10 मार्च को पेमेंट करना है जबकि डिलीवरी बाद में होगी, ठीक है। अब अगर मान लो 10 मार्च को ए पेमेंट ना करे, बी बन गया तुम्हारा अनपेड सेलर, समझ आ रही है चीज? तो अब ये क्या है, ओनरशिप जबकि बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, फिर भी बी जो है वो केस फाइल कर सकता है, स्यू फॉर प्राइस। अब लैंग्वेज पूरी पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। बायर wrongfully neglects, refuses to pay for the goods, seller may sue him for the price although property not passed to the buyer। एक बार दोनों पॉइंट्स की रीडिंग दोबारा लगा लो, मैंने तुम्हें लीगल लैंग्वेज पढ़ाई है, इसकी समझने को तो आसान था कि पैसे मिले नहीं है, पैसे के लिए केस कर रहा है, बट यहाँ की लैंग्वेज भी लेनी थी अपन को। कृतिका दोनों बेटा अलग होते हैं, विदहोल्डिंग डिलीवरी अलग है, राइट ऑफ लियान अलग है। अगर नहीं होते तो अपन दोनों अलग अलग लिखते नहीं, बट मिलते जुलते राइट्स हैं। विदहोल्डिंग डिलीवरी आपको मैं नहीं बताऊंगी, रीज़न यही है कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ नहीं होगा अपने कोर्स में, इसके अलावा कहीं विदहोल्डिंग डिलीवरी यूज़ ही नहीं होगा, अपने यूज़ होगा सिर्फ राइट ऑफ लियान, सिर्फ ये पॉइंट नंबर 5 में वहाँ यूज़ हुआ था और कहीं नहीं होगा। दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए बताओ? पहले पॉइंट में ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, दूसरे में नहीं हुई है, इतना अंतर है। दोनों केस में बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस, नेग्लेक्ट टू पे द प्राइस, सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस। ये आपको नहीं लेना है, कहना ये चाहते हैं कि गुड्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अलग छाट के नहीं रखा गया था, उससे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है ना। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, डैमेजेस हमेशा सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। डैमेजेस हमेशा सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बायर wrongfully neglects or refuses to accept the goods and pay for the goods, सेलर क्या कह रहा है, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। कितने मिलेंगे? सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग मिलेंगे। किसका सेक्शन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है बताओ मुझे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई ना बिफोर ड्यू डेट वाली, ये क्या बोलेगा, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है बिफोर ड्यू डेट, सेलर क्या कर सकता है, कैंसिल कर ले या डैमेजेस ले ले। एंटीसिपेटरी ब्रीच में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, चाहे तो रिसेंड कर दो, कैंसिल कर दो, वॉइड डिक्लेयर कर दो, डैमेजेस ले लो। रेपुडिएशन मतलब कैंसिलेशन। स्यू फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कब मिलेगा? व्हेन द सेलर विल नोटिफाई द बायर। किस रेट पे मिलेगा? जितना कोर्ट को सही लगे, जितना कोर्ट को सही लगे। 3 बातें यहाँ पे आई हैं, एग्रीमेंट है तो मिलेगा, अदरवाइज जब आप बताओगे तो मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा? जो कोर्ट को सही लगे, ठीक है। ये हमने लिए यहाँ से। एक चीज और, इस पे आता है हमारा प्रैक्टिकल।
क्वेश्चन नंबर 2 मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करो। सी फॉर प्राइस और कुछ। मिस्टर डी ने गुड्स बेचे किसको? मिस्टर ई को। कितने रुपए में? 5 लाख। कितने दिन का क्रेडिट पीरियड? 15 दिन का। मिस्टर डी ने गुड्स की डिलीवरी तो दे दी, मतलब राइट अगेंस्ट गुड्स हो गए खत्म। अब राइट ऑफ लिया स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुड्स की डिलीवरी तो ये दे चुका है भाई, ये ऑप्शन इसके पास है नहीं। नेक्स्ट क्या आया? ऑन ड्यू डेट मिस्टर ई रिफ्यूज टू पे फॉर इट। मिस्टर ई ने पेमेंट करने से मना कर दिया। अब ये डी बन गया तुम्हारा अनपेड सेलर। अब इसको पैसे नहीं मिले तो ये क्या बनेगा? अनपेड सेलर। अब आपको बोलना है कि आप पोजीशन बताओ, तो पोजीशन तो अनपेड सेलर है। राइट्स बताओ इसके अगेंस्ट बायर वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट गुड्स वाले तो खत्म हो गए, गुड्स की डिलीवरी दी जा चुकी है। अगेंस्ट बायर में भी एक राइट नहीं मिलेगा। कौन सा? तुमने 4 पढ़े हैं अगेंस्ट बायर। ड्यू डेट वाला। एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? ऑन ड्यू डेट, और एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है बिफोर ड्यू डेट। तो एक ऑप्शन खत्म हो गया, बाकी 3 आपको बताने हैं। ठीक है, बाकी 3 ही बताने हैं। अब इसका आंसर देखो एक बार, आईसीआई ने क्या दिया, बहुत इजी आंसर दिया हुआ है वैसे। सेकेंड नंबर आंसर देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। पोजीशन ऑफ मिस्टर डी। भाई पैसे इसे मिले नहीं है तो ये मिस्टर डी बन गया तुम्हारा अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है वो बता दिया इसने सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग। होल ऑफ द प्राइस इज नॉट टेंडर्ड, हैज इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, है ना। आगे क्या आया? राइट्स ऑफ मिस्टर डी। एज द गुड्स हैव बीन पार्टेड अवे फ्रॉम मिस्टर डी। मिस्टर डी अब राइट अगेंस्ट गुड्स तो यूज कर नहीं सकते। क्या बचे इसके हाथ में? सिर्फ राइट अगेंस्ट बायर। अब इसमें क्या क्या राइट्स दिए हुए हैं देखो। पहला स्यू फॉर प्राइस। अब इसे पैसे नहीं मिले तो ये क्या कर सकता है? कैन स्यू ई फॉर प्राइस। दूसरा डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। अगर मिस्टर ई रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है, निग्लेक्ट करता है टू एक्सेप्ट द गुड्स, तो क्या कर सकता है मिस्टर डी? स्यू फॉर डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। कितने मिलेंगे? सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग, यही लिखा था। स्यू फॉर इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कोई एग्रीमेंट की बात तो चल नहीं रही है, तो स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं होता तो कब मिलता है? व्हेन द सेलर नोटिफाइज द बायर। ठीक है, तो यही लिखा है, नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट। ठीक है, तो कब मिलेगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट बिकम ड्यू। मिस्टर डी में चार्ज द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही में नोटिफाई द बायर। आ गया ना। तो ये 3 पॉइंट आपको देके आने। ये मत सोचना कि आईसीआई भूल गया है, जानबूझ के वो पॉइंट नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑन ड्यू डेट है और वो बिफोर ड्यू डेट है, तो उसे देने की ज़रूरत थी ही नहीं। समझ आई चीज़ की नहीं आई बताओ? तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से करके जाना। हमने ले लिए राइट अगेंस्ट बायर। अब ये टॉपिक देखो, अनपेड सेलर तो खत्म हो गया। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इसका अनपेड सेलर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से एक लाइन खींच लो। लाइन का मतलब क्या है? अब सेलर अनपेड सेलर नहीं है। अब जो पढ़ोगे ना टॉपिक, उसमें सेलर हमारा अनपेड नहीं होगा। अनपेड सेलर यहीं तक था, चैप्टर का नाम अनपेड सेलर है, बट अनपेड सेलर का टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। इसके आगे जो दिए हुए चैप्टर में वो एडिशनल टॉपिक्स हैं, इसका अनपेड सेलर से लेना देना भी नहीं है। क्या दे रखा है? रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 पार्टीज, सेलर और बायर। ज़रूरी थोड़ी ना है गलती हमेशा बायर करे, कई बार गलती सेलर भी करता है। अगर सेलर गलती करता है तो बायर कैन स्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बताओ। तो यहाँ पर सेलर हमारा अनपेड सेलर नहीं है, यहाँ पर सेलर की गलती है और वो गलती कर रहा है, और केस कौन फाइल करेगा? बायर। तो लैंग्वेज पढ़ो, ऊपर क्या दी हुई है? रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर।
इस बार सेलर अनपेड नहीं है, इस बार सेलर की गलती है। ठीक है, क्या क्या मिलेगी रेमेडी, लिंक करके याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगी। ऊपर थे रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, यहाँ पे भी आ रहा है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट आ रहा है। पहले ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था बायर ने, इस बार ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा सेलर। वहां पे सेलर कह रहा था गिव मी डैमेजेस ड्यू टू एंटीसिपेटरी ब्रीच, यहाँ पे बायर मांग रहा है गिव मी डैमेजेस ड्यू टू एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझ आई बात। फिर आया सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बायर मांगेगा, बायर कहता है मैंने तुझे पैसे दिए 1 मार्च को, सामान तो मुझे 1 अप्रैल तक नहीं मिला, 1 महीने का ब्याज दो। कब मिलेगा, जब एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट नहीं है तो कब मिलेगा, व्हेन ही विल नोटिफाई द सेलर। बस बायर की जगह क्या कर दिया, सेलर। ठीक है, और किस रेट पे मिलेगा, जो कोर्ट को सही लगे। समझ आई बात। अब देखो इसमें क्या बचा, स्यू फॉर डैमेजेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। सेलर ने केस फाइल किया था बायर पे कि तुमने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। बायर कहेगा सेलर से तुमने टाइम पे गुड्स की डिलीवरी नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, ही विल स्यू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। समझ आई बात। जो आपका था स्यू फॉर प्राइस, वो अब बन जाएगा स्यू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। यूनिट नंबर 2 पढ़ी थी कंडीशन वारंटी, वो वारंटी यही है। इस वारंटी में क्या होता है, या तो देखो हमारे सेलर ने वारंटी ब्रीच कर दी, या फिर बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। दोनों ही केसेस में अब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। आप क्या ले सकते हो, सिर्फ डैमेजेस ले सकते हो। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। ठीक है, अब डैमेजेस के लिए यहाँ पे 3 वर्ड मिलेंगे आपको, तीनों मैं समझा रही हूँ आपको। आईसीआई में 3 शब्द मिलेंगे आपको, डिमिन्यूशन, एक्सटिंक्शन और डैमेजेस। जब हम आईसीआई से करेंगे हमें 3 शब्द मिलेंगे, डिमिन्यूशन, एक्सटिंक्शन और डैमेजेस। तीनों का मतलब समझाती हूँ। 10 रुपए की चीज़ थी बेटा, मार्केट से खरीद के लाई। 10 रुपए की चीज़ थी, मार्केट से खरीद के लाई, अब वो सही नहीं निकली, तो मैं क्या कह रही हूँ कि भाई मैं तो 8 रुपये ही दूंगी, कुछ डिफेक्ट निकल गया उसमें। तो 10 की चीज़ थी, सही नहीं निकली, मैंने क्या बोला 10 की जगह 8 रुपये दूंगी, क्या है, डिमिन्यूशन। एक्सटिंक्शन, 10 रुपए की चीज़ सही नहीं निकली, अब मैं कह रही हूँ मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी, रिफ्यूजल टू पे द प्राइस, एक्सटिंक्शन। डैमेजेस में देखो 10 रुपए की चीज़ सही नहीं निकली, मैं तो उल्टा कह रही हूँ कि तुम्हारी चीज़ तो 10 रुपए की थी, नुकसान मुझे 12 का हुआ है, गिव मी डैमेजेस, गिव मी डैमेजेस। तीनों वर्ड समझ में आए। डिमिन्यूशन मतलब प्राइस को कम करना, एक्सटिंक्शन मतलब रिफ्यूजल टू पे द प्राइस, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, डैमेजेस। 10 की प्रॉपर्टी थी, 10 के गुड्स थे और नुकसान 12 का हुआ, गिव मी डैमेजेस। ये हमने यहाँ पे लिया। इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, वो कौन सा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आपके गुड्स रेयर है, स्पेसिफिक है, असर्टेन्ड है, इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो बायर करेगा कोर्ट में अप्लाई, और कोर्ट से क्या कहेगा, आप तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दो, बिकॉज द डैमेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। आप उससे कहो सेलर से, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा करे, नो अदर रेमेडी। ये ऑर्डर देने की पावर किसके पास है, कोर्ट के पास। कोर्ट के पास ये पावर दी गई है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एक अलग से एक्ट है, जैसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन, टाइम बार्ड वाला लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ था ना, वैसे ही ये वाली जो लिमिट दी हुई है वो कहाँ दी हुई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर क्या होता है, कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है वो देखो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोई ऐसे गुड्स हैं जो स्पेसिफिक है, रेयर है, इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बायर कहता है मुझे तो ये गुड्स ही चाहिए, कोर्ट में अप्लाई कर रहा है, कोर्ट क्या दे रहा है, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझ आई चीज़ की नहीं आई बताओ मुझे बेटा। तो अब यहाँ से अपन ये वाला टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं आईसीआई से। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। एक चार्ट बना हुआ है देखो, यही वाले सारे पॉइंट्स थे।
डैमेजेस ऑफ नॉन डिलीवरी मांगेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर ले सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए केस फाइल कर सकता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच के डैमेजेस ले सकता है, या फिर इंटरेस्ट। पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी। सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, बायर क्या कहता है, केस फाइल कर रहा है फॉर नॉन डिलीवरी। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वैसे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप कर चुके हो, एक बार पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा पढ़ा हुआ है तुम्हारा। स्पेशल डैमेजेस मिलते हैं ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट, निकालो इसमें एक बार। इजी सा है, पढ़ लो एक बार बस। 1050 मैं खरीदूंगा, बेचूंगा कितने में, 1100, और अगर परफॉर्म हो जाता तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाता, उतने का ही नुकसान हुआ है, डैमेजेस उतने ही तो मिलेंगे। मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कर दो, 50 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं, देखो सेलर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, है ना। बायर अपील कर रहा है किसके पास, कोर्ट के पास, कि क्या दे दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर। कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड और स्पेसिफिक। रेमेडी कब मिलती है, देखो पहला, गुड्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, स्पेशल नेचर के, यूनिक। एक और वर्ड यूज कर लो, रेयर, इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होने चाहिए। अदरवाइज कोर्ट क्या कहता है कि चीज़ खरीद के दे दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देंगे। कब मिलता है, जब कमोडिटी रेयर है, स्पेसिफिक है, इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आगे क्या दिया देखो, ये कोर्ट के पास पावर होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देने की, और ये कहाँ दी हुई है, ठीक है। और कब दी जाती है, व्हेन द डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी। अगर डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी होते तो कोर्ट क्या कहता, डैमेजेस ही दे दो ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत ही क्या है। यानी कहना ये चाह रहे हैं अपन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर काफ़ी रेयर सिचुएशंस में मिलता है। पहले तो वो कोशिश करेंगे डैमेजेस से काम चल जाए तो डैमेजेस ही दे दो, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कब आएगा, जब और कोई रेमेडी नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल आपके मेन एग्जाम में एक बार आया हुआ है, पढ़ के देख लो। रेयर पेंटिंग है ना, ठीक है ना। तो आज यहाँ तक का टॉपिक ले रहे हैं, कल आगे से कंटिन्यू करेंगे, मुझे याद दिला देना। और कोई क्वेरी है किसी की तो बेटा पूछ सकते हो आप ऑनलाइन। एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन, नो, चलो।